करें, शुरू करें भाई, चलिए क्लास नोट्स निकाल लें। बात करते हैं, कल मैंने आपको सिखाया था कि अगर पीएन जंक्शन आइडियल डायोड है, लिखना शुरू करें, तो फॉरवर्ड बायस में डायोड को हटाओ और कनेक्टिंग वायर लगा दो। और अगर रिवर्स बायस में है तो डायोड को हटाओ और वहां ओपन कर दो। ये सब बात पढ़ चुके हैं। पर अगर डायोड रियल हो तो क्या? पहली बात तो पहचानेंगे कैसे कि वो रियल डायोड है? तो 99% सवाल तो आइडियल डायोड के ही हैं। डायोड को हटाओ और कनेक्टिंग वायर लगाओ। रिवर्स है तो डायोड को हटाओ और ओपन कर दो। पर अगर रियल डायोड हो तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि आशीष सर रियल डायोड पता कैसे लगाएंगे? ये देखिए, अगर डायोड के ऊपर सिलिकॉन, जर्मेनियम ये लिखा हुआ हो, इन डायोड के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ था। अगर डायोड के ऊपर लिख दिया गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसका मतलब आपको चमकना चाहिए भैया डायोड कैसा है? रियल डायोड। तो रियल डायोड में क्या होगा? इनके ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको याद होने चाहिए। जर्मेनियम का, सॉरी ब्रेकडाउन तो क्या, नी वोल्टेज आपको याद होने चाहिए। जर्मेनियम का कितना? 0.3 और सिलिकॉन का कितना? 0.7। अब सवाल कैसा आएगा एक मैं आपको करके दिखाता हूं, तब आपको फील आएगी। पहले आप नोट कर लीजिए, इस लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिए। आइडियल डायोड हो, 99% सवाल तो आइडियल डायोड का ही आता है। पर हाँ, प्रैक्टिकल डायोड, रियल डायोड आ जाए तब भी हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक प्रश्न करके देखते हैं, लिखिएगा जल्दी, बराबर आइए। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग। भाई आगे बुलाऊं क्या? नींद तो नहीं लेगा? हाँ पक्का? फॉर्म भरा है साल? कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। बना लीजिए। अब सबसे पहली बात देखिए, चित्र के ऊपर सिलिकॉन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रियल डायोड है। इसका मतलब सिलिकॉन ऑन होने के लिए कितना वोल्टेज खाएगा? 0.7 वोल्ट। मैंने एक शब्द बोला ऑन होने के लिए, तो आपको अगर ये बात याद हो तो मैंने आपको सिखाया था इसका जो करेक्टरिस्टिक कर्व आता है वो इस तरह से आता है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ये क्या होता है? ऑन होता है। और इसे ही तो कहते हैं नी वोल्टेज। इसे ही कहते हैं नी वोल्टेज। 0.7 वोल्ट तक वो बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम नहीं कर पाता है, और जैसे ही 0.7 से ज्यादा होता है सर्किट में क्या फ्लो करने लगता है? करंट। तो 0.7 वोल्ट तो ये खा गया। अब मजे की बात है, आई बराबर होता है वी बाय आर। वी 3 नहीं, 3 माइनस 0.7। ये बात ध्यान रखिए और ये वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा। आर 1 किलो ओम, 3 में से 0.7 गया, 2.3 इंटू 10 की पावर -3। इसी में एक सवाल और बनता है, पहले आइए जल्दी आइए, थोड़ा पेन तेज चलाइए। करूं अगला करूं? जैसे अब दो प्रश्न एक साथ लिखता हूं, दोनों चित्र बनाइए।
अब ये सारी वैरायटी के प्रश्न मैंने एक साथ बना दिए। कुछ बेसिक बात सीख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी ही है। पहली बात ये सीख लें कि ये आइडियल डायोड नहीं है। कैसे पता चल रहा है? डायोड के ऊपर नाम लिखा हुआ है। पहले छोटी छोटी बातें पकड़ें कि ये आइडियल डायोड नहीं है, इनके ऊपर नाम लिखा हुआ है, मतलब ये रियल डायोड हैं। पहला प्रश्न, पहला पॉइंट, ये सभी रियल डायोड के क्वेश्चन हैं। अगले पेपर का सिलेबस बता देता हूं। इलेक्ट्रो, करंट, कैपेसिटर, सेमीकंडक्टर, जितना पढ़ा दिया सब आएगा। मतलब जितना हो जाएगा स्टार्टिंग से पूरा, हमेशा हर बार पूरा आएगा। उसके सवाल कम आएंगे। अब अपन छोटे बच्चे तो है नहीं, इस सप्ताह जो पढ़ा है वही देंगे, वहां तो पूरा ही आएगा भाई, है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट मान के चले, मेरे वाले पोर्शन में जो शुरू से पढ़ाया वो आएगा। इलेक्ट्रो, करंट, कैपेसिटर, सेमीकंडक्टर, और इसके बाद जो नया चैप्टर शुरू करूंगा सब। तो ध्यान रखिए, बस ये कर सकते हैं, पुराने वाले से प्रश्नों की संख्या कम, वर्तमान वाले से प्रश्नों की संख्या ज्यादा, पर सब देना जरूरी है ना। अब वो ये नहीं, छोटे बच्चे होते हैं तो उसे तो क्या करते हैं भाई, इस सप्ताह जो पढ़ा है वही आएगा। अब वहां तो मेन पेपर ही है 4 मई को, वहां तो पूरा ही आने वाला है भाई, इसलिए सारा कुछ आएगा। अगला पेपर जो बनाऊंगा 100% एनसीईआरटी से बना रहा हूं। एक एक सवाल एनसीईआरटी का, चाहे सॉल्व हो चाहे अनसॉल्व हो, डेटा बदलकर, एग्जैक्ट डेटा नहीं दूंगा ताकि आप रट कर नहीं आए। चाहिए एट रैंडम ऐसा कर रहे हैं। अभी अभ्यास टेस्ट सीरीज का सेमी मेजर 2 है अगले हफ्ते, जिसमें पूरा क्लास 12 आ रहा है। ठीक है, पूरा क्लास 12 है। ये पहले से बता दिया है कि 100% एनसीईआरटी। 45 के 45 सवाल कहां से ले रहा हूं? एनसीईआरटी। इस बहाने एनसीईआरटी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तैयार होती जाएगी। अपना भी जो क्रैश कोर्स का पेपर है, मेरे वाले पोर्शन का सभी सवाल एनसीईआरटी का लूंगा। लैंग्वेज वही, डेटा बदल सकते हैं, कोई सॉल्व एग्जांपल होगा, कोई अनसॉल्व होगा। क्या होगा इस बहाने, जब आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो आपकी लैंग्वेज दिमाग में सेट होगी, डर हटेगा। चलिए अब ये चारों क्वेश्चन देखें, चारों ही A1 है। पेन पेंसिल छोड़ दीजिए, आराम से 2-2 बार समझिए। पहला तो देखिए, ये सभी रियल डायोड के प्रश्न है। कैसे पता चला? अगर डायोड के ऊपर सिलिकॉन जर्मेनियम लिखा हुआ है मतलब वो रियल डायोड है। सिलिकॉन जर्मेनियम के आपको नी वोल्टेज याद होने चाहिए, यहां फिर लिख देता हूं, जर्मेनियम का 0.3, सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट। अब सब लोग बोर्ड पे देखें, सवाल बहुत जबरदस्त है, चारों शानदार है। ये देखिए भाई, ये किसमें है? क्या ये रिवर्स बायस नहीं है? कैसे पता चला? ये पी एन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन हो गया? रिवर्स। यार आइडियल हो, प्रैक्टिकल हो, रिवर्स बायस में तो करंट की फ्लो नहीं होती, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें करंट 0। वापस दिमाग लगाना, फिर सॉल्व करना, पहले समझ लो, ब्लैंक स्लाइड कर दूंगा फिर। ये फॉरवर्ड बायस है, ये वोल्टेज खाएगा, पर भाई ये तो कुछ करेगा ही नहीं, रिवर्स में तो करंट फ्लो ही नहीं होती है, करंट कितनी? 0। और देखते जाइए, ये वाला कौन सा फॉरवर्ड है? दोनों फॉरवर्ड है। सर कैसे पता चलता है? मैं तो भूल रहा हूं सर, मैं भूल जाता हूं सर। आप मेरी तरफ तो देखो, मेरी शक्ल को देखो सर, मुझे कुछ याद नहीं रहता। पहले तो ये बता, डायोड है? बोल हाँ डायोड है। पी और एन दिख रहा है। फॉरवर्ड कैसे पता लगाते हैं? पी बैटरी के पी से, एन बैटरी के, इसे क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस। उल्टा पुल्टा होता है तो रिवर्स बायस। अब देख ले, क्या ये पी बैटरी के पी से है? क्या ये एन बैटरी के एन से है? मतलब दोनों किसमें? फॉरवर्ड। निगाहें बोर्ड पे रखना, सिलिकॉन कितना ड्रॉप करेगा? जर्मेनियम तो 0.7 और 0.3 तो ये खा गए, 0.7 और 0.3 तो ये खा गए, तो बचा कितना? 10 माइनस 0.7 0.3 बटे 2 किलो ओम। क्या बात क्लियर हो रही है? और देखिए, ये देखिए, ये मजेदार है, ये वाला फॉरवर्ड, ये वाला, तो ये रिवर्स है, तो रिवर्स में तो करंट फ्लो ही, तो ये करंट फ्लो ही नहीं कराएगा, ये तो ओपन हो गया। अब बताइए ये कितना खाएगा सिलिकॉन वाला? 0.7 वोल्ट खा जाएगा, है कितना? 5। तो आई बराबर 5 माइनस 0.7 बटे 8। ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, समझ में आ रहा है? कौन सा? ओम्स लॉ, आई बराबर वी बाय आर। सवाल ये दमदार है, इसको ध्यान से लिखिए, बाकी 3 सॉल्व करिए। चौथा सवाल बड़ा काम का है। लिख लें, ध्यान से देखिए, इसमें ये डायोड रिवर्स में है, ये डायोड रिवर्स में, तो सर्किट में तो करंट फ्लो ही। सर ये भी तो रिवर्स में, फिर इसमें करंट क्यों फ्लो करा रहे हो? ऊपर का तो रास्ता अवेलेबल है ना भाई, ये देख, ऊपर का रास्ता अवेलेबल है। बातों को समझने का प्रयास करिए, ऊपर का रास्ता अवेलेबल है। अब बताइए, दिमाग तो है, अंतिम सवाल में क्या आंसर देंगे? कौन सा? अब सुनना, पहले बराबर आ जाओ फिर सुनते हैं, पहले बराबर आ जाओ।
कल क्या किया दिन भर? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अब बोर्ड पे देखना भाई, ये सवाल बड़ा तगड़ा है भाई, बहुत पहले एम्स की परीक्षा का सवाल है। अब ध्यान से देखना, एक एक चीज समझो मैं जो कहना चाहता हूं। पहला, आइडियल है या रियल है? एक एक स्टेप, पहली सीढ़ी चढ़ो, सवाल रियल डायोड है, कैसे पता चला? नाम लिखे हुए हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, सीढ़ी चढ़ो, फॉरवर्ड है या रिवर्स है? दोनों फॉरवर्ड हैं। ये पी पी से, ये पी से, दोनों फॉरवर्ड हैं। तीसरा, ये कितना वोल्ट खाएगा? 0.3। ये अब है कहानी में ट्विस्ट, वो सुनिए। जिस समय इस पे 0.3 वोल्टेज हो जाएगा तो ये तो करंट को कंडक्ट करना शुरू कर देगा, और जैसे इस पे 0.3 आएगा तो इस पे 0.3 मेंटेन रहना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल से, तो यहां 0.3 ही रहेगा। और अगर इस पे 0.3 रहा तो ये स्विच ऑन ही नहीं होगा, सारी करंट कहां से जाती रहेगी? नीचे से। मैं अपने शब्दों को फिर बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए, 2 बार सुन लीजिए, फिर देखिए। यहां रेजिस्टेंस कितना ओम था? 1। ऊपर सिलिकॉन था, जर्मेनियम? सिलिकॉन। नीचे कौन था? जर्मेनियम। अब देखिए, मैंने क्या स्टेप बोले, तीनों समझिए हिंदी में। पहला, क्या सवाल आइडियल है या रियल है? दूसरा, फॉरवर्ड या रिवर्स? दोनों ही फॉरवर्ड हैं। वोल्टेज 5 वोल्ट लगाया, जैसे इस पे 0.3 वोल्ट आएगा क्या ये स्विच ऑन हो जाएगा? स्विच ऑन का मतलब समझते हैं क्या कहना चाहता हूं मैं? करंट को फ्लो करना शुरू कर देगा। 0.3 के बाद ही क्यों करता है? क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो ऐसा आता है, 0.3 के बाद ही ये स्विच ऑन होता है। तो जैसे ही 0.3 होगा ये स्विच ऑन हो जाएगा, सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। सर ऊपर वाला क्या कर रहा है? भाई इस पे 0.3 है तो यहां भी 0.3 को मेंटेन होना, ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया? ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया? पैरेलल में पोटेंशियल को सेम रहना जरूरी है, और अगर इस पे 0.3 मेंटेन रहा तो भैया ये तो काम ही, क्योंकि इसको काम करने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए। इसका मतलब ये कभी जीवन में ऑन ही नहीं होगा। करंट कौन सा रास्ता फॉलो करेगी? नीचे वाला रास्ता फॉलो करती रहेगी। अब बताइए, आई बराबर V बाय आर। V बताइए, 5, 0.3 का ड्रॉप बटे 1, आंसर आएगा 4.7 मिली एम्पियर। सवाल तगड़े हैं चारों, रियल डायोड के सवाल कम आते हैं, परंतु हम ये चैप्टर पूरा पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां से 4 सवाल मिल रहे हैं भाई, इसमें हम कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते। बताइए, क्या ये बात अब ओके है? फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस का मान के चलिए, सवाल आएगा, रोक नहीं सकता, आना ही है। फॉरवर्ड पता लगाना, रिवर्स पता लगाना, करंट फ्लो करना तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए जल्दी, बराबर आइए। कौन सा ऑन होगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम? जर्मेनियम जैसे ही ऑन हो जाएगा उस पर ड्रॉप कितना आ जाएगा? 0.3, और इस 0.3 वोल्ट को पैरेलल में मेंटेन होना, और अगर 0.3 ऊपर मेंटेन हो गया तो ऊपर वाला तो कभी स्विच ऑन ही, क्योंकि उसको स्विच ऑन होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? 0.7। क्या बात ओके है? चलिए सब हैंड डालिए। रेक्टिफायर, हैंड डालिए, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर 2 तरह के होते हैं। रेक्टिफायर करता क्या है? ये एसी को पल्सेटिंग डीसी में बदलता है। अच्छे से इसकी वर्किंग समझ लीजिएगा। 2 तरह के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसको आधा घंटा दीजिएगा, इसमें काफी सारे कंसेप्चुअल डायग्राम, फॉर्मूले सब बनते हैं। आधे घंटे इस पर खर्च करिए, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल आता है, एनसीईआरटी में भी सवाल दे रखे हैं रेक्टिफायर के। चलिए अब पेन पेंसिल छोड़िए, बोर्ड पे देखिए, तसल्ली से थोड़ा ध्यान लगाइए, जितना कंसंट्रेशन करेंगे उतना फायदा है। आराम से समझिए। अभी ये 3 लेक्चर में कराया है, अभी इसका 10-15 दिन बाद 1 शॉट आएगा 3 घंटे में। जितनी आपने बातें सीखी हैं सारी की सारी बातें अपन 3 घंटे में विद न्यूमेरिकल रिवाइज करेंगे। बहुत चीजें अच्छी होने वाली हैं, अगले 35-38 दिन खूब पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, और आप साथ साथ दौड़ेंगे तब फायदा है। कई बच्चों ने ईएमआई की क्लास अटेंड करी, इतना जबरदस्त फायदा हुआ कि भैया ईएमआई के 38 क्वेश्चन तैयार हो गए। आपको मैंने कहा था आप नींद में रह गए, आपने पढ़ी नहीं, इतने लोगों ने तैयार कर लिया, भैया ईएमआई तैयार हो गया। अपन रह गए अगले साल अगले साल अगले साल, परेशान हो गए ऐसे ही। साथ साथ पढ़िए तब ज्यादा फजा। सही बात है। आइए बोर्ड पे देखें, रेक्टिफायर कितने तरह के? 2 तरह के, हाफ वेव और। अब पहले ये अंतर समझें, डीसी और एसी क्या होता है, पहले ये अंतर समझिए। डीसी क्या होती है? डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही समय के साथ बदलते नहीं है। आप ये देखिए 5 एम्पियर तो G1 बर 5, ना डायरेक्शन बदल रही है ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है, इस तरह की करंट को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। एसी आपने सभी ने परिचित हैं, ये है एसी, ये साइनोसोडल फॉर्म है, ये आपका स्क्वायर फॉर्म है, ये आपका ट्रायंगुलर फॉर्म है। आप इसकी विशेषता देखिए क्या है। एसी की 2 विशेषता होती है, पहला ये पीरियोडिक होती है और दूसरा बाई डायरेक्शनल होती है।
बाई डायरेक्शनल मतलब समझते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। आप देख लीजिए, आधे साइकिल में पॉजिटिव, आधे साइकिल में पॉजिटिव, आधे साइकिल में पॉजिटिव नेगेटिव। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, बाई डायरेक्शनल। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक का मतलब होता है मान लो ये साइकिल 3 सेकंड में पूरा हुआ तो अगला साइकिल भी 3 सेकंड में पूरा होगा, उससे अगला साइकिल भी 3 सेकंड में पूरा होगा। इसे बोलते हैं पीरियोडिक। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपने आप को क्या करनी चाहिए, रिपीट। कई बच्चे ऐसा मिसकॉन्सेप्शन मान लेते हैं कि ऊपर का और नीचे का वैल्यू सेम होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऊपर +10 हो सकता है, नीचे -5 हो सकता है। ये भी एसी है। एसी की ऐसी कोई शर्त नहीं है कि ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए। हाँ, अगर सेम है तो बढ़िया है, उसे बोलते हैं सिमेट्रिक एसी। क्या बोलते हैं, पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। नीट में सवाल आया हुआ है, उसने कहा पहचानिए ये एसी है या नहीं है, ये इस तरह का, ये एसी है या नहीं है, इस तरह का। बिल्कुल एसी है। एसी की 2 शर्तें हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होनी चाहिए, रिपीट, पीरियोडिक होनी, बाई डायरेक्शनल होनी। हाँ, ये आप कह सकते हो सिमेट्रिक नहीं है, पर ये एसी है। तो भैया ये भी एसी है, ये एसी है, एसी है, एसी है। अगला प्रश्न देखिएगा, मजा आएगा। अगर मैं आपको कहूं भाई ये क्या है, भाई ये क्या है, डीसी है, एसी है? आंसर है कचरा है। ना एसी है ना कचरा। क्यों है वो देखिए, ये किसी की भी शर्त पूरी नहीं कर रहा। डीसी की शर्त क्या है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना। मैग्नीट्यूड कहां कांस्टेंट है, 0 1 2 3 4, फिर 4 का 3 2 1 0। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, डीसी नहीं है। क्या एसी है क्या, एसी को बाई डायरेक्शनल होना। बाई डायरेक्शनल कहां है, सारा चक्कर पॉजिटिव 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 में ही है। इसका मतलब ये प्योर एसी, ये प्योर डीसी। इट इज अ मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी। इसे बोलते हैं कचरा। एसी भी है और डीसी भी है, ना प्योर एसी है ना प्योर डीसी। यहां से एक थ्योरेटिकल सवाल बन गया इसी चैप्टर का, एसी और डीसी आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। आइए परिभाषा समझेंगे। डीसी, डेफिनेशन पे जाइए। फिजिक्स में डेफिनेशन का बहुत बड़ा योगदान है। डेफिनेशन इस तरह से लिखी जाती है कि भैया उसका एक एक शब्द एकदम क्लियर मैसेज दे सके हर व्यक्ति को। डीसी, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। डायरेक्शन भी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। एसी, पीरियोडिक होनी चाहिए और बाई डायरेक्शनल होनी चाहिए। लिख लीजिए। अब रेक्टिफायर क्या काम करता है, रेक्टिफायर यही करता है, एसी को किसमें बदलता है, डीसी में। अब क्यों आवश्यकता है ये बताइए। जितनी भी बैटरी चार्जिंग होती है, आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज हो रही है, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो रही है, ये सारी चार्जिंग होती है डीसी से। अब आपने देखा होगा, आप मोबाइल को चार्ज करने के लिए एडेप्टर यूज करते हो, तो भाई उस एडेप्टर के अंदर ही ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, उस एडेप्टर के अंदर ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तब जाके आपका मोबाइल चार्ज हो पाता है। आइए सीखते हैं। पहला लिखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको नोट करिए। हाफ वेव रेक्टिफायर ना, सिर्फ ये सवाल आया हुआ है, असिमेट्रिक का कोई इक्वेशन नहीं है, बस सिर्फ पहचान में आना चाहिए। ये एसी है पर सिमेट्रिक नहीं। अपने जितने भी एनसीईआरटी में सवाल हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, प्योर एसी, बोले तो सिमेट्रिक एसी। सही है, बढ़े आगे। चलिए आइए, पहला लिखिए हाफ वेव रेक्टिफायर। डायग्राम बनाते जाइए, वर्किंग नहीं लिखा रहा हूं, वर्किंग को सिर्फ समझना है और बातों को ध्यान रखना है। बोर्ड एग्जाम तो है नहीं अपने के भैया अपन पूरा पूरा उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिखें, समझ लीजिएगा। पर डायग्राम काम का है, क्योंकि कभी कभार ना वो लिख के नहीं देता ये हाफ वे रेक्टिफायर, डायग्राम से आपको फील करना पड़ेगा कि हाफ वे रेक्टिफायर है। चित्र बना ले। शुरू करूं बोलना। आज सेमी खत्म कर देंगे, अगले लेक्चर से यूनिट एंड डायमेंशन शुरू करेंगे, अच्छी तरीके से उसको तैयार करेंगे। वो भी 3 सवाल देता है भाई, छोटा सा चैप्टर है। आप पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 2 सवाल 3 क्वेश्चन, 2 3 2 3 आ ही रहे। बोनस चैप्टर है तो थोड़ा यहां अटैक करेंगे। कल आ रहा है एसी प्लस टीएम वेव। बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल पढ़ाते हुए। दोनों ही चैप्टर छोटे हैं, दोनों चैप्टर छोटे हैं। 1.5 घंटा 2 घंटा, 1.5 घंटा 2 घंटा, 3 साढ़े 3 घंटे में दोनों हो जाएंगे। दोनों चैप्टर छोटे हैं, मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन ही देता है। टीएम वेव 2 क्वेश्चन हर साल, एसी 1 या 2, 1 या 2। चलिए बढ़े आगे, लिखें। अब वर्किंग समझिएगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगी, मजा आ जाएगा। पेन पेंसिल छोड़ दीजिए। बताइए ये क्या लगाया है, एसी सप्लाई इनपुट। अपने घरों पे एसी आ रही है, ये एसी सप्लाई। ये क्या है, ये है ट्रांसफार्मर। घर पे आता है 220 वोल्ट, अगर सीधा 220 वोल्ट मोबाइल पे लगा दोगे मोबाइल उड़ जाएगा भाई।
मोबाइल की बैटरी की औकात है 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, बस 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, ये मोबाइल की औकात है। घर में आ रहा है 220, तो सीधा 220 नहीं लगा सकते, पहले उसको क्या करना पड़ता है, नीचे लाना पड़ता है, उसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये क्या करेगा, 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, पर जो 5 वोल्ट होगा वो भी क्या रहेगा, एसी। मेरी बात को समझिएगा, ट्रांसफॉर्मर एसी को डीसी में नहीं बदलता, ट्रांसफॉर्मर एसी का एसी रखता है, बस वोल्टेज को क्या कर देता है, डाउन कर देता है। तो 220 का कितना हो गया, 5 वोल्ट। ये बताइए कौन लगा रखा है, डायोड। ये कौन है, लोड रेजिस्टेंस, नाम बोलो इसका, एक बार और बोलो, लोड रेजिस्टेंस आरएल। ठीक है, ये आपने लगा रखा है एसी सप्लाई। आराम से देखिएगा, एक बार में समझ में आएगा, वन शॉट में। ये देखिए सप्लाई, पहले आधे चक्कर में बताइए सप्लाई कैसी है, पॉजिटिव है। पहले आधे चक्कर में पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है, यहां मान लिया ए, यहां मान लिया बी। फर्स्ट हाफ में सोच के बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। सर कैसे तुक्का मार रहे हो, ये यहां से देखो, ये साइकिल वहां उल्टी भी कर सकता है, इसलिए जो रट के जाएगा वो गड़बड़ है। आप आधा चक्कर यहां कान खोलकर, आंख खोलकर देखिए क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। अब बताइए अगर VA माइनस VB ग्रेटर देन 0 है तो बड़ा कौन हुआ, VA। VA बड़ा है, मतलब ये किनारा किस पर है, हाई पोटेंशियल पे। और बताइए अगर हाई पोटेंशियल है, पी साइड अगर हाई पोटेंशियल पे होता है तो कौन सा बायस, फॉरवर्ड बायस हो जाता है। और फॉरवर्ड बायस होते ही क्या करेगा, डायोड को हटाओ, डायोड की जगह एक कनेक्टिंग वायर लगाओ। बताइए सर्किट में करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगी। जो आप इनपुट दोगे सारा का सारा किस में से पास हो जाएगा, आरएल में से। सारा का सारा किस में से पास हो जाएगा, आरएल से। आउटपुट देखिए, ये वी आउटपुट, ये टाइम, ये देखिए पूरा आउटपुट आ गया। समझिए इन शब्दों को, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। भोंदू नहीं बने हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा, यूं ही समय निकाल रहे हैं जीवन में, ऐसा नहीं करें, चीजें समझें। इनपुट जैसे होता है ना, पिताजी ने 4 थप्पड़ मारे, फिर तूने 3 घंटे पढ़ाई करी, तो 4 थप्पड़ है इनपुट और 3 घंटे पढ़ाई आउटपुट। ऐसे समझ, ये अपनी मशीन है, पिताजी ने सुबह दिए 4 थप्पड़, तो ये इनपुट है, फिर तूने दिन भर करी 3 घंटे पढ़ाई, तो ये क्या है, आउटपुट। अपन कौन है, मशीन। मशीन में इनपुट मिलता है, फिर मशीन क्या देती है, आउटपुट। ऐसे समझिए, ये मशीन है, कि आप क्या दे रहे हो, इनपुट। ये इनपुट है, देख पहले आधे चक्कर में क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन 0, मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा। अगर ए का पोटेंशियल ज्यादा है, पी टाइप हाई पोटेंशियल पे, तो कौन सा बायस, फॉरवर्ड बायस में डायोड को हटाओ, कनेक्टिंग वायर, जो पूरा पॉजिटिव है पूरा का पूरा पास हो जाएगा। अब अगला आधा चक्कर देखना, मजा आएगा। पेन का रंग बदल रहा हूं, पेन का रंग बदल रहा हूं, बता ये वाला साइकिल कैसा, नेगेटिव। नेक्स्ट आधे चक्कर में ये हटा, नेक्स्ट आधे चक्कर में बता, VA माइनस VB इज लेस देन 0, तो VA इज लेस देन VB, मतलब ए का पोटेंशियल कम, ये काटा, अब क्या हो गया, कम। कम होते ही ये कौन सा बायस में चला गया, रिवर्स। रिवर्स में डायोड को हटाओ और ओपन कर दो। और सोच, ओपन होते ही सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं होगा। ये देखो करंट कितनी, 0। फिर अगले आधे चक्कर में फिर फॉरवर्ड, फिर अगले आधे चक्कर में रिवर्स। आधी ही वेव रेक्टिफायर हो पा रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कौन सा साइकिल, ईमानदारी से सोच के बताइए, ये है इनपुट। और देखिए आउटपुट, पेन का रंग बदल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आउटपुट देखिए, मजा आएगा। आधा चक्कर आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर आएगा, फिर नहीं आएगा। ये कौन है, आउटपुट। कौन सा रेक्टिफायर है ये, हाफ वेव रेक्टिफायर। बहुत पॉपुलर प्रश्न है, एनसीईआरटी में अनसॉल्व्ड है, नीट 2023 में भी आया था यहीं से। ध्यान से देखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी लिखना शुरू कर दीजिए, इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी बताइए। पहले लिख लीजिए, इस स्लाइड में कुछ लिखना तो देख लो, पहले इस स्लाइड में कुछ लिखना है तो देख लें। चित्र बनाना नहीं है, पर ध्यान रखना है, कभी कभार वो नाम नहीं देगा, आपको चित्र से समझ में आना चाहिए। अच्छा गुरुजी ये क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। EMI के प्रिंट निकालने थे, 10 रुपए बचा गया तू, हाँ आज निकलवा। PDF ले जा, दुकान वाले भैया को दे कि भैया ये PDF है और इसका मुझे प्रिंट निकाल दो, सही है। हाँ दुकान वाले के पास पहले से उपलब्ध है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ऐसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तू 10 रुपए के बचाने के चक्कर में चल भाई, है ना। चलिए आगे बढ़े क्या, आज टूटा फूटा 1 से 1.5 घंटा AC पढ़िए। ऐसे ना रैंडम पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज्यादा हार्ड वर्क, तब जाके चीजें कंट्रोल होंगी। नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। किसी के पास कोई जड़ी बूटी नहीं है, मान लीजिए किसी के पास भी नहीं है, अपन को पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम मेहनत कर सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं, पर रफ कॉपी भरनी पड़ेगी, दिमाग को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा भाई। चलिए आगे बढ़ें क्या। अब ये इनपुट आउटपुट फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, ये बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये है टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक पूरा चक्कर करने में लगा समय। आनंद आ जाएगा, बोर्ड पे देखिए इसका टाइम पीरियड कहां है, एक पूरा चक्कर कहां हो रहा है, क्या यहां हो रहा है क्या पूरा चक्कर, देख के देखिए
यहां पूरा चक्कर हो रहा है, इसके बाद तो साइकिल अपने आप को रिपीट कर रही है, ये इसका टाइम पीरियड है टी। ईमानदारी से बताइए इसका पूरा चक्कर कहां हो रहा है? क्या यहां इसका पूरा चक्कर है क्या? ना, पूरा चक्कर का मतलब होता है एक पूरा साइकिल, ये और ये, अब एक साइकिल हुआ है, इसके बाद क्या हो रहा है? रिपीटिशन। मतलब जहां इसका एक साइकिल हुआ है वहीं इसका भी एक साइकिल हुआ है, इसका मतलब टाइम पीरियड सेम रहा तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। तो अगर इनपुट 50 है तो लाला आउटपुट भी 50 होगा इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। नीट 2023 में प्रश्न आया हुआ है, एनसीईआरटी में अनसॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान होना चाहिए। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वही आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी होती है, देख लें। और इसकी क्या क्या बातें याद होनी चाहिए? एक इसकी एवरेज वैल्यू, एक इसकी आरएमएस वैल्यू। इसकी एवरेज वैल्यू होती है आई नॉट बाय पाई और आरएमएस होती है आई नॉट बाय 2। सवाल आया नहीं है पर जेई मेन में पूछा जा चुका है तो छोड़ने का फायदा नहीं है। आपको कि आरएमएस तो आई नॉट बाय रूट 2 होती है। सर मंडे को क्या मतलब गलत सलत क्या लिखा रहे हो? आई नॉट बाय रूट 2 होती अगर वो एसी होता, ये एसी नहीं है। जो आपने साइनोसोडल पढ़ा है ना, इसका कितना होता है? आई नॉट बाय रूट 2। आधे चक्कर में तो ये 0 है, आधे चक्कर में तो ये 0 है, इसलिए इसकी वैल्यू वाले आंसर नहीं आएंगे, मैथमेटिक्स से सॉल्व करके निकाला जाता है। अब आइए साहब पन्ना बदलिए, फुल वेव रेक्टिफायर। इसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे जीना डायोड, फोटो डायोड, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। बढ़े आगे, चलिए अगला देखिए। फटाफट डायग्राम बनाइए। डायग्राम वहां बनाने को नहीं आएगा, बात सही है, पर वहां डायग्राम बना हुआ आएगा भाई। अगर तुझे पहचानना नहीं होगा, अब जैसे तुझे पता होना चाहिए 2 डायोड लगे हुए हैं, तो भैया इस तरह के रेक्टिफायर को क्या बोलेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये भी दमदार है, वर्किंग इसकी भी बढ़िया है। चित्र समझ में आना चाहिए। यहां 2 डायोड हैं, D1 एंड D2। 3 तरह के सवाल बनते हैं, तीनों सवाल देख लीजिए तो रेक्टिफायर का सवाल गलत नहीं होगा। बढ़े आगे। करूं शुरू? चलो अब सेम वर्किंग है, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। पेन पेन से छोड़िए, थोड़ा फोकस करिए। करा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि छोड़ा जाए। ये स्कोरिंग टॉपिक है, पूरे में से पूरे नंबर आते हैं यहाँ पर, 4 के 4 सवाल। आइए बोर्ड पे देखें। ये है आपका इनपुट सप्लाई। आराम से बताइए पहले आधे चक्कर को क्या चिल्लाएंगे? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बोलिए, पहले आधा चक्कर पॉजिटिव है, इसका मतलब मैं लिख रहा हूं फर्स्ट हाफ साइकिल में पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा और बी का पोटेंशियल कम। ये देखिए, ए का ज्यादा और बी का कम है। अब बताइए कौन सा ईमानदारी से फॉरवर्ड है, रिवर्स है? ईमानदारी से बताइए, क्या D1 फॉरवर्ड है? कैसे पता चला? P पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, नींद ना लें, ये क्या हो गया? फॉरवर्ड। D2 किसमें है? रिवर्स में। P किससे जुड़ा हुआ है? नेगेटिव। इसका मतलब पहले आधे चक्कर में D1 गेट्स फॉरवर्ड बायस, D2 गेट्स रिवर्स बायस। आप मत करिएगा मैं ऐसी तैसी कर रहा हूं। फॉरवर्ड बायस को तो कनेक्टिंग वायर लगा दिया, ये देखिए, और इसको क्या कर दिया? ओपन। बताइए करंट कहां से फ्लो करेगी? ऊपर ऊपर से फ्लो कर जाएगी, और जो इनपुट दिया वो वैसा का वैसा क्या मिल जाएगा? आउटपुट। पर ये किससे कारण आया बताइए? D1 या D2? D1। अब अगला बोल रहा हूं, समझिए, यहां से असर्शन रीजन के सवाल बन सकते हैं। कोई अलग से असर्शन रीजन पैदा नहीं होता भाई, यही सवाल बन गए। 2 इसने स्टेटमेंट बना दिए, फर्स्ट हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करा रहा है, कंडक्ट कराने के लिए कौन सा बायस रिवर्स है, कौन सा फॉरवर्ड है। अनगिनत सवाल बन सकते हैं, यहीं से बनते हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं है। अब जैसे नेक्स्ट हाफ साइकिल में देखिए, नेक्स्ट हाफ में देखिए, नेक्स्ट हाफ में क्या होगा बताइए, खुद कोशिश करिए। क्या साइकिल नेगेटिव हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? VA माइनस VB इज लेस देन 0, मतलब VA इज लेस देन VB। कौन सा लो पोटेंशियल पे हो गया? A लो पोटेंशियल पर है। तो देखो अब मैं पेन का रंग बदल रहा हूं, इसको काटा, ये क्या हो गया? लो। ये क्या हो गया? हाई। अब बताइए, ये हो गया हाई, मतलब ये वाला डायोड अब किसमें है? फॉरवर्ड बायस। पॉजिटिव किससे जुड़ गया? पॉजिटिव से। जबकि ये वाला डायोड रिवर्स बायस में हो गया। कैसे? P किससे कनेक्ट है? नेगेटिव से। तो ये तो हो जाएगा रिवर्स, और ये क्या हो जाएगा? और सोचिए अगर ये फॉरवर्ड है तो क्या ये करंट फ्लो कराएगा? मजे की बात है, इस रेजिस्टेंस में हर बार करंट फ्लो हो रही है, चाहे पहले आधे चक्कर में D1 करा रहा है तो अगले आधे चक्कर में D2 करा। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। क्या कहा जाता है? फुल वेव रेक्टिफायर। अगर आप इसका अगला सवाल देखें, जो वैसा ही है जो अभी अपन ने एनसीईआरटी का प्रश्न किया था, पर इसमें आपको मजा आएगा क्योंकि अब आपको चीज समझ में आ रही है। पहले मुझे अंतर बताइए, ऊपर वाला साइकिल कौन सा है, इनपुट या आउटपुट? बहुत बढ़िया। ये वाला बताइए, ये वाला आउटपुट।
और बताइए ये किसने कंडक्ट किया? ये G2, ये है आउटपुट। अब मेरा सवाल वही है जो नीट का सवाल था कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी, निगाहें बोर्ड पे रखिए, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है और फुल वेव रेक्टिफायर है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी बताइए, आउटपुट फ्रीक्वेंसी बताइए। अब तुक्का मत मारें, बोर्ड पे देखें। पहले मुझे बताइए टाइम पीरियड, कोशिश करिए टाइम पीरियड क्या होता है, कोशिश करिए टाइम पीरियड, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। ईमानदारी से बताएं, पेन का रंग बदल रहा हूं, क्या इसका पूरा चक्कर यहां हो रहा है क्या? मतलब ये इसका टाइम पीरियड है, इसका एक पूरा चक्कर कहां हो रहा है? क्या यही नहीं हो गया क्या? क्योंकि देखो इसके बाद तो ये अपने चक्कर को रिपीट ही तो कर रहा है, इसका एक चक्कर यही हो गया। सोचो अगर ये टी है तो ये वाला T/2 है, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड हाफ है, तो फ्रीक्वेंसी डबल होगी। इसका मतलब इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी 60 नहीं 120 होगी। पर ध्यान दीजिए कौन सा रेक्टिफायर? फुल वेव रेक्टिफायर। इसका आउटपुट साइकिल वैल्यू सब याद होनी चाहिए। इसकी वो पूछेगा एवरेज वैल्यू बताओ, तो इसकी होती है 2I0/π। आरएमएस बताओ, तो ये आपको याद है वही साइनसोइडल वाली I0/√2। इतनी बातें तैयार है ना, तब मजा आएगा। यही घर पे आप रेक्टिफायर पढ़ोगे, आप 1-1.5 घंटे में उलझते रहोगे। अपन ने 20 मिनट में सारी बातें सीख ली, एनसीईआरटी के पूरे 2 पेज पढ़ लिए, डायग्राम आ गया, ग्राफ आ गया, न्यूमेरिकल वाली बात समझ में आ गई, फॉर्मूले याद हो गए। रेक्टिफायर का सवाल इंपॉर्टेंट है भाई। वही हो जाएगा। हाँ वो तो और क्या, उससे क्या फर्क पड़ना है। और ये तो आइडियल डायोड माने हैं, वास्तव में तो सिलिकॉन जर्मेनियम तो जो आउटपुट आता है थोड़ा सा क्या आता है, नीचे आता है, क्योंकि वोल्टेज का क्या करता है, ड्रॉप। ऊपर नीचे का कोई ऐसा शर्त नहीं है कि जो ऊपर चाहिए वही नीचे चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी जरूरी है कि ये सब बराबर हो। ये तो कोई शर्त है ही नहीं ना, ये तो अपन सोचेंगे जो ऊपर वो नीचे, ऊपर ऐसी कोई शर्त मेंशन नहीं है। क्या आगे बढ़े क्या? पर अभी मामला गड़बड़ है। आप कह रहे हो कि टॉपिक हो गया, टॉपिक हुआ नहीं है, क्योंकि अपन को बदलना था डीसी में। ये तो डीसी है ही नहीं, ये तो कचरा है ना। तो ये एसी है ना, ये अपना टॉपिक का नाम था रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। ये डीसी आई कहां? अब इसके बाद लगाना पड़ता है फिल्टर। वो भी सवाल आया हुआ है 2024 में 23 में, फिल्टर क्या काम करता है। अब फिल्टर क्या करेगा, इसके अंदर एसी प्लस डीसी दोनों का कचरा है, वो क्या करेगा, एसी को अलग कर देगा, डीसी को। फिल्टर, फिल्टर मतलब होता है छलनी। चाय चाय छानते हैं ना, तो क्या होता है, पत्ती ऊपर ऊपर रह जाती है, चाय नीचे निकल जाती है। सिगरेट आती है डबल फिल्टर, आप लोगों का ध्यान है तो, है ना। तो क्या होता है, तो फिल्टर का मतलब ये होता है, पानी का जो फिल्टर होता है अशुद्धि ऊपर रह जाती है। पीयूष हंस रहा है डबल फिल्टर का सुनकर, है? तो छलनी में चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है और नीचे चाय आ जाती है। पानी वाले फिल्टर में अशुद्धि ऊपर रह जाती है, पानी नीचे। तो फिल्टर करता क्या है, दो चीजों को सेपरेट कर देता है। तो वही फिल्टर करेगा, क्या करेगा, एसी को एक अलग रास्ता दे देगा, डीसी को एक अलग रास्ता दे देगा। कैसे, आइए नीचे लिखिए फिल्टर सर्किट। पीयूष भी शर्मा रहा है क्या सर? आप भी? मेरी मेरी निजी बातें हैं। देखें क्या होता है, सबसे पहले ये वाला ऊपर वाला फोटो समझ में आया तो मजा है। ये देखिए, ये अपने घर पे आया 220 वोल्ट, पहले आपने इसको रेक्टिफायर से पास किया, इनपुट आपने दिया था, थोड़ा चित्रों को समझें, ये था इनपुट, ये वाला। रेक्टिफायर ने आउटपुट कैसा कर दिया, ऐसा ऐसा ऐसा। परंतु अभी ये डीसी नहीं है, ये आउटपुट आपने किसको दिया, फिल्टर को। फिल्टर भैया इसको एसी का कचरा अलग कर, डीसी का कचरा अलग कर, और फिल्टर जो आउटपुट देता है वो लगभग कांस्टेंट वैल्यू दे देता है। इसे बोलते हैं, इसमें जो रिपल्स हैं उस रिपल्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। कैसे काम करता है, दो लाइन सुन लीजिए, समझ लीजिए, जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो वहां से क्लियर हो जाएगी। सर्किट पता होना चाहिए, चित्र बना लीजिए, अभी जल्दी समझ में आ जाएगा इसकी वर्किंग।
ये वाला तार सही करा ना इसको, कहीं ऊपर से ऐसा सिस्टमेटिक आ जाए। हाँ, एक या तो पट्टी लगा दो, केसिंग लगा दो, थोड़ा सुंदर हो जाएगा। बड़े साहब आगे। अब देख समझ, एक लाइन में समझ में आ जाएगा, ज्यादा कोई तनाव वाली बात नहीं है। बोर्ड पे देखना। आपको ये तो समझ में आ गया, ये कौन है? एसी। ये कौन है? एसी है, डीसी है, कचरा है? कचरा है, जिसमें एसी और डीसी दोनों शामिल है। ये देख, रेक्टिफायर का आउटपुट, जो रेक्टिफायर का आउटपुट है, ये फिल्टर का क्या हो गया? इनपुट। आप ये समझ पा रहे हो? जैसे वो रिले रेस होती है, रिले रेस देखी है आपने? सब सब जगह फाइल लिपटी हुई है तुम्हारी है। रिले, रिले क्या होता है? वो एक हाथ में स्टिक लेके दौड़ता है, उसने एक चक्कर पूरा किया, फिर वो स्टिक आगे वाले को दे देता है, ले भैया तू दौड़। तो पहले वाले ने जहां यात्रा खत्म करी, दूसरा वाला वहीं से अपनी यात्रा शुरू कर रहा है। तो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, वो फिल्टर का क्या है? इनपुट है। तो देखो फिल्टर में मिला ये, इसमें कौन है? एसी प्लस डीसी। अब ध्यान देना, कैपेसिटर, थोड़ा बहुत एसी का यूज कर रहा हूं, कैपेसिटर का रुकावट होती है 1/ओमेगा सी, याद करिए। डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0, तो एक्सी ये हो जाएगा 1/0 इनफाइनाइट। इसका मतलब कैपेसिटर अपने अंदर से डीसी कंपोनेंट को पास होने नहीं देता, क्योंकि उनके लिए कितनी रुकावट पैदा करता है? इनफाइनाइट। सर थोड़ा तेज पढ़ा दिया, आजा वापस सुन। पहले कैपेसिटर समझ। हाँ गुरुजी। कैपेसिटर की रुकावट बोल, एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। ओके गुरुजी। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। फ्रीक्वेंसी को 0 रख, 2π0 1/0 इनफाइनाइट। एक्सी का मतलब होता है रुकावट। तो बताओ डीसी को वो कितनी रुकावट दे रहा है? इनफाइनाइट। मतलब इसलिए एक शब्द लिखा रहता है और पूछा जाता है कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। डीसी को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। अब आप देखिए, मैंने वही लिखा है, देखिए डीसी कंपोनेंट, यहां दोनों आ रहे हैं, एसी प्लस डीसी, इसमें से डीसी जाना पसंद नहीं करेगा। देखिए कौन से कंपोनेंट आ गए? एसी। यहां से कौन निकल गए? डीसी। तो डीसी अलग, एसी अलग, और यहां अपन को आरएल है, उससे अपन को क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो पूछा जाता है फिल्टर सर्किट में क्या यूज आता है? उत्तर है कैपेसिटर यूज आता है। आपको पता होना चाहिए आरएमएस वैल्यू, इसकी आरएमएस वैल्यू बताइए। आई नॉट बाय √2, एवरेज वैल्यू 2I0/π। इसकी फ्रीक्वेंसी डबल यस वही। इतनी बातें याद होंगी तब जाके रेक्टिफायर के आपके 2-2.5 पेज एनसीईआरटी वाले तैयार हो जाएंगे। अब पीवाईक्यू वाला मॉड्यूल निकालिए, सेमीकंडक्टर खोलिए, दोनों मॉड्यूल लेकर आइए रोज। पीवाईक्यू वाला मॉड्यूल खोलिए, सेमीकंडक्टर खोलिए। मिला क्या? चलिए जल्दी से देखें। सवाल नंबर 11, पेज नंबर बताओ कौन सा है? 51-52। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 16, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा। निपटाइए। ऊपर टेबल दी हुई है, एक बार टेबल देखें, जो प्रीवियस ट्रेंड एनालिसिस देता है। ये आपकी आंखें खोल देगी। लगातार 3 तो आ ही रहे हैं, देख लो आप। 2020, 20 कोविड, 21, 22, 23, 3 से तो नीचे कभी खाता खुला ही, हमेशा ओपनिंग 3 पर हुई है। 2024 में 4 आने ही आने हैं सवाल, इसलिए इसको सीरियसली 2-2.5-3 घंटा सेमीकंडक्टर दीजिए ताकि बढ़िया तैयार हो जाए। पीवाईक्यू मॉड्यूल फटाफट पढ़ते जाइए, टिक लगाते जाइए। सारे थ्योरेटिकल सवाल हैं, 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं सारे, अगर सही इंफॉर्मेशन खटाखट याद है तो। फिर पढ़ते हैं जीना डायोड। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। याद रखिए फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन विड्थ कम होती है और रिवर्स में बढ़ जाती है, तभी तो रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होती है। हाँ जी, सारे हो गए क्या? आंसर में करेक्शन तो बताइए। सवाल नंबर 16 में आप अटक रहे हो
तो कुछ भी नहीं करना। आप देखो जो y है वो बिल्कुल b का उल्टा है। देखो आप ध्यान से, जो y है वो b का उल्टा है। 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, तो आउटपुट b बार है। ध्यान से देखिए सवाल नंबर 16 इस साल 2024 का आउटपुट जो है वो बिल्कुल b का उल्टा आ रहा है, बिल्कुल b का उल्टा। और अगर वो b का उल्टा है तो मतलब वो कौन है? b बार है। सर नहीं चमका सर। सर कोई दूसरा तरीका बताओ। दूसरा तरीका तो भाई ऑप्शन से चेक कर, बता देता हूं। सर इतना सरल तो नहीं आ सकता सर, एकदम ही टिक कर दिया। ठीक है भाई, कठिन बना ले, इतना कठिन बना ताकि छोड़ना पड़ जाए। 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0। अब इसने गेट तो दिया नहीं, इसने कहा बताइए बताइए ये कौन से ऑपरेशन को सही मानता है। ये साल का 2024 का प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया? कि ये जो टेबल है, ये जो ट्रुथ टेबल है, वो इसमें से कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही है? क्या बी को कर रही है? क्या बी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये 0 तो ये 0 होना चाहिए था, ये 1 है तो ये 1, बी तो बिल्कुल भी नहीं। सर ये देखें क्या? अच्छा ये देख ले, ए डॉट बी, ए डॉट बी बोल 0 प्लस ए का बार, ए का बार 1, 0 प्लस 1 1। हाँ सर, पर कभी एक से नहीं होता, एक और चेक करना चाहिए। अब ये वाला चेक करो, ए डॉट बी 0.1 0.1 0 प्लस में ए का बार, ए का बार, ए का बार बोल 1, ए का बार 1, 0 प्लस 1, जबकि आउटपुट गलत हो गया। ऐसे चेक करना पड़ता है और कॉन्फिडेंटली आपको दिख रहा है, अरे गुरुजी जो भी बी है उसका उल्टा ही तो है। 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। और बाई चांस तुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार, इतना आसान तो नहीं हो सकता, तो भाई ऑप्शन चेक कर ले। तो सर ऑप्शन चेक करके समझा दो ना सर। आजा ऑप्शन चेक करके सिखाता हूं। सर इसको चेक करना सिखाओ, तुम खुद करो ना। ए को बी बार से गुणा करो, बड़े बनो, ए 0 और बी बार 1, 0 इंटू 1 0 प्लस ए का बार 1, 0 प्लस 1, सही है। कोई एक और चेक करो, 0 इंटू बी बार, 0 इंटू बी बार 0 प्लस ए बार 1, 0 प्लस 1, जबकि आ कितना रहा है? क्या बात समझ में आ रहा है? केवल बी बार है। तो भाई ऐसे सोचना पड़ेगा, और कोई जुगाड़ नहीं है, कोई रटा रटाया सर्किट डायग्राम नहीं आएगा। आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। लॉजिक गेट आ जाए, ट्रुथ टेबल आ जाए, वो सिग्नल आ जाए, सब आने चाहिए। चलिए और कौन सा बताऊं? 11 देखो तो 11 11 11 बताना है क्या? 14 बताओ, 16, तीसरा याद रखिए फॉरवर्ड में डिप्लीशन बिट कम होती है जबकि रिवर्स में बढ़ जाती है। चौथा, चौथा देख, चौथा, पांचवा, दूसरा, पक्का? चलिए कौन सा बताऊं? 10वां दिया था क्या? अच्छा कुछ भी, कोई बात नहीं, लिख हेडिंग डालिए जेनर डायोड, हेडिंग डालिए जेनर डायोड, इग्नोर करिए, कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है। लिखिए अभी क्या 10वां यहां का बोला है, कल भाई 28वां बोलेगा, पता चला चैप्टर में 25 ही सवाल है, तो अपन को ऐसा इग्नोर करना पड़ेगा हर बार। लिखें, हेडिंग डालिए जीना डायोड। सवाल नंबर कौन सा था भाई? सवाल नंबर 10वां है क्या इसमें? कोई भाई इग्नोर करेंगे। लिखिए जीना डायोड, लिखें जीना डायोड। अब इसको समझिए, 5 मिनट इसकी क्या कलाकारी है वो देखिए। पहले तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ इसकी कंडीशन है। ये पहला, बनाते समय इसको हैवीली डोप किया जाता है, बनाते समय इसकी डिप्लीशन रीजन थिन रखा जाता है, ये एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम आता है, या इसको कई लोग बोलते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर। अब इसकी वर्किंग क्या है उसको समझ लोगे तो आनंद आ जाएगा, सवाल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कोई फॉर्मूला नहीं रटना, मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा, वो तरीका दिमाग में बैठ गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये जीना डायोड है। मजे की बात, इसे रिवर्स बायस में काम लिया जाता है, ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में एक ये जनरल डायोड की तरह काम करता है। अब भाई इतने सारे पॉइंट समझ में आने चाहिए और इसकी बातें क्लियर होनी चाहिए, तब मजा आ जाएगा। ये सारे काम के हैं, हैवीली डोप होता है, डिप्लीशन रीजन थिन होता है, वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करेगा, काम कौन से बायस में किया जाता है, रिवर्स। अब इन सब का कारण समझाता हूं आपको तो चीजें समझ में आ जाएंगी। शुरू करूं बोलना? बराबर आइए। क्लियर? आ जाओ भाई, अब सीखते जाओ।
अब पेन पेंसिल छोड़ो, थोड़ा समझो। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक तो है फॉरवर्ड। उल्टा जब प्रैक्टिकल किया जाता है तो रिवर्स में आप ये देखिए करंट बहुत कम है। करंट रिवर्स में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के करंट फ्लो होती है जो कि बहुत कम है। ये मिली एम्पियर होती है पर ये माइक्रो एम्पियर होती है। नेग्लिजिबल करंट, नेग्लिजिबल करंट। पर भाई एक वोल्टेज ऐसा आता है उसके बाद सर्किट में करंट अचानक से बढ़ जाती है। दैट वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब ऐसा क्या हो जाता है ब्रेक डाउन में गुरुजी, वो समझिए, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, आप देखना 2-3 बार रिवर्स में करंट कितनी कम है, कितनी कम। आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो परंतु करंट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, करंट नेग्लिजिबल है। पर एक समय ऐसा आता है जब वोल्टेज इतना स्ट्रांग हो जाता है, V बराबर होता है ईडी, E बराबर होता है V बाय डी। वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हो और डिप्लीशन विड्थ बहुत कम है। सोचिए डिप्लीशन कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच के बॉन्ड को फाड़ देती है, रप्चर कर देती है और यहां से क्या खींच के बाहर निकाल देती है, इलेक्ट्रॉन। और सर्किट में इतने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कि सर्किट में करंट अचानक से बढ़ती जाती है। पर मजे की बात देखिए, वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, क्या बढ़ रही है, करंट बढ़ती जा रही है पर वोल्टेज कांस्टेंट है। कहां काम आता है अभी इसका एडवांटेज बताऊंगा तब आपको मजा आएगा। आप फील करिए, वोल्टेज कांस्टेंट है परंतु करंट लगातार बढ़ती जा रही है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। मैं आपको एक सवाल बताता हूं करके जिससे आपको फील आएगा, फिर अपन आगे मॉड्यूल के प्रश्न करेंगे। आप सिर्फ पहले ये देखिए, अब आप देखना, ये 50 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 किलो ओम है, ये 1 किलो ओम। ठीक है, पहले तो आप मुझे बताइए ये जो डायोड है, ये डिजाइन वाला, ये डिजाइन जो बनी हुई है वो देखते ही पता चलना चाहिए कौन सा डायोड है, ये जीना डायोड। इसको बाकायदा कंपनी में बनाते समय एक बहुत अच्छे मटेरियल का बनाया जाता है ताकि ये हाई वोल्टेज को सहन कर सके। नहीं तो नॉर्मल डायोड जो हो जाते हैं वो जल जाते हैं, फूक जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। परंतु ये बहुत अच्छे मटेरियल का बनाया जाता है ताकि हाई वोल्टेज को क्या कर सके, सहन कर सके। दूसरा देखिए, ये रिवर्स में लगाया हुआ है, देखो कैसे। ये पी किससे जुड़ा हुआ है, एन से। एन साइड किससे जुड़ी हुई है, आप खुद देखिए। ये सारा तामझाम रिवर्स में हो रहा है या फॉरवर्ड में हो रहा है। तो पहला काम का पॉइंट, जीनर डायोड हमेशा रिवर्स में यूज किया जाता है, हमेशा रिवर्स में यूज किया जाता है। अब आशीष सर इसका फायदा क्या है, वो देखिए, मजा आएगा। मान लो आपका ये एक उपकरण है घर पे सबसे महंगा, कोई भी डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, कोई भी आपका कंप्यूटर है, कुछ भी है, ये आपको बचा के रखना है कि यार ये खराब नहीं होना चाहिए, ये सहन कर सकता है 10 वोल्ट से ज्यादा नहीं। आपकी सप्लाई कितनी आ गई, 50। अगर ये 50 सीधी इस उपकरण पे लग जाए तो उपकरण जल जाएगा। आपने स्मार्ट प्ले किया, क्या लगा दिया एक, क्या हुआ उसे देखिए। ये जीनर डायोड के पास में क्या लिखा हुआ है, 10 वोल्ट, इसका क्या है, ब्रेक डाउन। क्या है, अब आप सुनना, ये 10 है तो बचा कितना, 50 में से 10, ये 40 कहां जाएगा, यहां। क्या बात समझ में आती है। अच्छा ये 10 है तो इस पे 10 ही रहेगा, पूछिए क्यों, पैरेलल में है। सर मेरे क्या फायदा हुआ, हुआ ना, कल को ये 50 का 90 वोल्ट भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कितना खाएगा, बाकी 80 कहां जाएगा, 80 इस पे चला जाएगा। इस पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा बता, क्योंकि ये तो जीना डायोड के किसमें लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है, उस पे तो हमेशा कितना रहेगा, 10। आप ऐसे बात करिए, आर्ग्यूमेंट करिए। सर एक बार और बोलिए हिंदी में, भाई कल को आ गया तेरा 105, ओके गुरुजी, पर तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो 10 वोल्ट ही खाएगा। 10 वोल्ट है तो ये भी कितना रहेगा, 10। तो 105 में से 10 इधर गया तो यहां कितना आएगा, 95। जितना भी एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस आता जाएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो अपने अक्रॉस वोल्टेज को हमेशा क्या रखता है, कांस्टेंट। क्या बात समझ में आ रही है, पहले आप लिखिए फिर 2-3 सवाल करके दिखाता हूं। पहले सारी बातें लिख लीजिए। इससे असर्शन रीजन बन सकता है, हेवीली डोप डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हाई हो जाती है कि वो सिलिकॉन सिलिकॉन के बॉन्ड को रप्चर कर देती है, रिवर्स बायस में काम आता है। एक बार सवाल आ गया, फॉरवर्ड में लगा दोगे तो क्या होगा, उत्तर है एक्ट एज अ नॉर्मल डायोड। इसका यूज है वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज स्टेबलाइजर। रिवर्स में क्या होता है, कोशिश करिए, आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट पे कोई फर्क। एक समय ऐसा होगा कि वोल्टेज इतना जबरदस्त हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि वो सिलिकॉन के बॉन्ड को तोड़ देगी, फाड़ देगी, और जैसे ही सिलिकॉन के बॉन्ड टूटेंगे, रप्चर होंगे, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और सर्किट में करंट अचानक से बढ़ जाएगी। अब इस पे 2-3 सवाल करके देखिए, क्रैश कोर्स का मॉड्यूल खोलिए, लिख लें। हाँ जी जरूर बोलो, एक मिनट रुकना, सवाल नंबर लिख दो पहले। छठा, 15, 9, 8,
31। क्रैश कोर्स वाला खोलना भैया। हाँ अब पूछना ध्रुव भैया डाउट थोड़ा तेज आवाज में। ऊपर वाली मिली एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा फ्लो होती है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और रिवर्स में फ्लो होती है ड्यू टू माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब ये होता है जिनकी संख्या कम होती है, क्योंकि उनकी संख्या कम है इसलिए उनके द्वारा फ्लो करंट भी कम है। माइक्रो बहुत छोटी होती है, 10⁻⁻⁶। चलिए साहब फटाफट आइए ऑनलाइन वाले बच्चों भैया, एक बार चैट पर बताइए जेना डायोड। हाँ भाई, अनिरुद्ध, अमन, अनुराग, देवांग, निधि, तमन्ना, अहमद, केशव, अरिता, चंदा, सुमित कुमार, जीना डायोड समझ में आ रहा है क्या भाई? लिख तो नहीं रहे हो ना, सिर्फ देख रहे हो ना लेटकर? हाँ लिख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। दीपा यादव, देवशंकर, हेमंत, अनिरुद्ध, अजीत कुमार, बहुत बढ़िया, अमन, दीपा यादव, अनीता कुमारी, सुमन, क्या लिखा सुमन है क्या नाम? चलो बताइए, सबसे पहले थ्योरेटिकल निपटा दो। छठा और 31 थ्योरेटिकल है। 31 देखो क्या सवाल बनाया भाई ने। 31 नंबर देखो, पूरा जीना डायोड खोल कर रख दिया है। 31 नंबर देखो क्या सवाल बनाया भाई ने। 31 नंबर देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इकतीस तो मेन टॉपिक में तो बाहर चले जाते हो। हाँ इतना क्या मतलब, नशा करके आते हो क्या? चलो छठा, छठा हुआ क्या? देखो कितना बढ़िया है, याद होना चाहिए था, है हाईली डोप एंड लो डिप्लीशन रीजन। आइए 31 नंबर कितना बढ़िया देखो। 31 देखो, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है कब? जब रिवर्स में हो, और फॉरवर्ड में एक सिंपल नॉर्मल डायोड। कितना बढ़िया सवाल है देखो आप 31, हर तरह का सवाल है। इसलिए आपको कह रहे हैं ईमान भाई से, क्रैश कोर्स वाला मॉड्यूल 2 बार 3 बार भी कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं है भाई, 2 बार भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं। न्यूमेरिकल लाइए, न्यूमेरिकल लाइए, सवाल नंबर लाइए, सवाल नंबर लाइए 9th। 9th करेंगे पहले, सवाल नंबर 9 करेंगे। अच्छा सवाल है, एक बार समझ लीजिए, मजे की बात है, कोई फॉर्मूला मत रटो। मॉड्यूल में नोट्स में फॉर्मूले खूब हैं, पर इसका मत रटो कोई भी। मैं आपको तरीका सिखाता हूं और उससे आप एक बार में बना लोगे। किताबों में इसके फॉर्मूले दे रखे हैं, पर फॉर्मूले नहीं रटे वैसे ही बन जाता है। 9 देखें। अब देखना, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार बना लो, सब सीख लो, सब सीख लो, कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम बढ़िया तैयार कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखें, न्यूटन पीछे से देख के आंसर टिक कर रहे हो क्या? मेरा सॉल्व करना पड़ता है मिलाने के लिए। चलो अब बोर्ड पे देखेंगे सभी लोग, बोर्ड पे देखें एक बार, बहुत आसान सवाल। भैया जीना दिख रहा है? बताइए 10 है तो क्या ये भी 10? पूछ कौन सी फिजिक्स लगाई? पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, सभी निगाहें बोर्ड पे रखेंगे। 30 में से 10 यहां खर्च, तो यहां 20। खत्म हो गया सवाल। अब कहीं भी करंट निकाल सकते हैं। इसकी करंट बताइए, इसके लिए आई बराबर वी बाय वी कितना 20, आर 500, 2 से गुणा भाग कर दें, उससे क्या फायदा हुआ? नीचे हो गया 1000, 1000 ऊपर जाएगा तो 40 मिली एम्पियर। और सुनना, इसमें बताइए कितनी, आई बराबर वी बाय आर, वी कितना 10, आर 1 किलो ओम, ऊपर जाएगा तो -3, -3 मतलब 10 मिली एम्पियर। आंखें खोलिए ध्यान से, पेन का कलर बदल रहा हूं, यहां कितनी करंट 40, यहां कितनी 10, तो बताओ जीनर में कितनी गई? जीनर में कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अगर तूने तरीके से 3 सवाल लगा लिए भाई, तो जीनर का सवाल परीक्षा में गलत नहीं होता, जीनर का सवाल परीक्षा में गलत नहीं होता है। एक नंबर देखिए 23 नंबर बीच में, एक देखिए 23 नंबर, ये आइडियल डायोड का सवाल है, आज ही पढ़ाया था, लगाओ दिमाग। आइडियल है या रियल है? आइडियल है या रियल है? रियल है। कैसे पता चला? नीचे सिलिकॉन और जर्मेनियम लिखा हुआ है। नहीं, सिलिकॉन जर्मेनियम का वैल्यू याद होना है भैया, उसका नी वोल्टेज याद होना चाहिए। जर्मेनियम का 0.3, सिलिकॉन का ये नहीं दे रखा होगा,
ये याद करना है। अगले लेक्चर में 15-20 मिनट का बचा हुआ है, एलईडी फोटोडायोड वो पढ़ाऊंगा और यूनिट एंड डायमेंशन शुरू करूंगा भाई। इसके बाद लूंगा मॉडर्न फिजिक्स, वहां 5 से 6 सवाल आपको दिलाऊंगा, तसल्ली से पढ़ाऊंगा मॉडर्न भी, 4 से 5 लेक्चर, क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर हैं। अगले 7 दिन में आपको होता हुआ दिखेगा पूरा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रो हो गया, करंट हो गया, कैपेसिटर हो गया, ऑनलाइन में चला रहा हूं ईमानदारी से अलग, मैग्नेटिक इफेक्ट, ईएमआई, कल आएगा एसी और ईएमडब्ल्यू, यहां इसके बाद आया सेमीकंडक्टर चल रहा है चौथा, यूनिट एंड डायमेंशन, फिर लाऊंगा मॉडर्न। इनको आप मिक्स करोगे तो आपको लगेगा 12वीं पूरी हो गई अगले 7 दिन में। इलेक्ट्रो, करंट, कैपेसिटर, ये सारे चैप्टर भी यहां पढ़ाऊंगा, पर अभी अलग अलग इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको जल्दी जल्दी चीजें कवर हो जाए। यहां सब पढ़ाऊंगा, ऑप्टिक्स, ईएमआई, एसी सब पढ़ाऊंगा, पर अभी ऐसे सेग्रीगेट कर रहा हूं ताकि चीजें अपनी जल्दी कवर हो जाए। सही बात है। चलिए, कल का लेक्चर रात को 9 बजे रहेगा, एसी और ईएमडब्ल्यू।